हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आता है आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा प्रॉब्लम्स ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। आज भी इस लेक्चर में कुछ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले आप प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा पिछले लेक्चर से आधारित है। ठीक है, चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, हमने फ्रैक्शंस के क्वेश्चन पिछले लेक्चर में सॉल्व करवाए थे, ये भी जो है ये फ्रैक्शन से रिलेटेड ही है। तो देखो जरा क्या करना है। इसमें कहा गया है द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर ऑफ 2 डिजिट बाय द नंबर विथ डिजिट रिवर्स्ड इज इतना। तो पहले इस कंडीशन को लिखते हैं। मान लो लेट द 2 डिजिट नंबर बी एक्स एंड वाई। लेट द 2 डिजिट्स नंबर बी एक्स एंड वाई। तुमने मान लिया कि जो 2 डिजिट्स के नंबर है वो एक्स एंड वाई है। सॉरी तुमने जो 2 डिजिट का नंबर मान लिया वो क्या मान लिया, एक्स और वाई मानोगे, एक्स वाई। अब तुम्हें बताया गया था कि जैसे ही तुम एक्स वाई मान रहे हो तो तुम्हारे माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये कुछ नंबर इस फॉर्म का लिखा हुआ है। अब क्या करना है, इसमें कह रहा है कि व्हेन डिजिट इज रिवर्स, यानी पहले तुम्हारे पास जो नंबर था वो क्या था, एक्स वाई था। अब इसके डिजिट्स जो है वो रिवर्स हो गए, तो रिवर्स होने के बाद जो हो गया वो क्या हो गया, y और ये x हो गया। यानी डिजिट जो तुम्हारे पास पहले था उसको तुमने रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करने के बाद देखो क्या होगा, रिवर्स करने के बाद तो ये तुमको पता है ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा गया है 10x प्लस वाई लिखा हुआ है। और तुम्हें ये पता है ये क्या लिखा हुआ है, ये 10y प्लस एक्स लिखा हुआ है। जब भी 2 डिजिट के नंबर मानोगे तो तुम कुछ ऐसा ही मानोगे। अब ये कह रहा है कि जब डिवाइड करना है नंबर ऑफ 2 डिजिट बाय नंबरिंग रिवर्स, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो पहले जो नंबर था वो क्या था तुम्हारा, एक्स वाई था। अभी जो नंबर है वो क्या हो गया, वाई एक्स, जो कि अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो 10x प्लस वाई अपॉन 10y प्लस एक्स। इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ऐसा कुछ होगा। ये डिवाइड करने से कितना हो जा रहा है, 1 होल 3/4, यानी जो रिजल्ट मिल रहा है 1 होल 3/4 मिल रहा है। तो इसको सॉल्व करके पहले एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखो यहां क्या मिलेगा तुमको, ये तो यही रहेगा 10x प्लस वाई अपॉन 10y प्लस एक्स, और यहां लिख सकते हो 4 1 4 3 7/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 4, ये 10x प्लस वाई और ये 7, और ये हो गया 10y प्लस एक्स। अब देखो ये हो गया 40x, ये हो गया 4y, ये हो गया 70y और ये हो गया 7x। दोनों को एक तरफ कर लो तो ये 40 में से 7 जाएगा तो ये 33x हो गया। 4 में से ये माइनस होगा तो माइनस का 66, y इज इक्वल टू 0 होगा। 11 कॉमन ले लिया, 11 कॉमन लेंगे, अगर 11 कॉमन लेते हैं तो ये 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, यानी यहां से मिल गया 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। फिर से 3 को भी कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, यानी यहां से x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 आ गया। यानी ये जो इक्वेशन मिल रहा है प्यारे बच्चों, ये पहला इक्वेशन तुम्हें मिल रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद दूसरे कंडीशन को अप्लाई करके दूसरे इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। कह रहा है इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज 12, यानी दोनों डिजिट्स का जो सम है, तुमने नंबर क्या माना था एक्स वाई, तो इसके डिजिट्स का जो सम है यानी एक्स प्लस वाई कर रहे हो अगर, तो वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गए, ये सेकंड इक्वेशन है, और जो पहला इक्वेशन है बच्चों, पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशन में से x की वैल्यू अगर फाइंड करें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2y। इस x को इस वाले इक्वेशन में लाके पुट कर दो तो ये हो गया 2y प्लस y इज इक्वल टू 12। तो यहां से लिख सकते हो 3y इज इक्वल टू 12, तो यहां से लिख सकते हो 12/3, 3 से ये 4 बार में कैंसिल हो गया, यानी यहां से जो y की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों कितनी मिल गई, 4। x की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो x की वैल्यू क्या है, 2y है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 4, यानी x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, वो 8 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई।
नंबर क्या माना गया था बच्चों, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू 4, तो यानी जो नंबर आ गया वो कितना आ गया 84। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज सो द रिक्वायर्ड नंबर इज सो द रिक्वायर्ड नंबर बी 84, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुमने देखा क्या किया, हमने पहले इसमें जो भी ये वर्ड के फॉर्म में इक्वेशन दिया गया था इसको सॉल्व करके पहले दो इक्वेशन बनाया, एक यहाँ पे बनाया और एक यहाँ पे बनाया, फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में कैसे सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं उसके सॉल्यूशन का यूज करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की, और फिर एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट करके हमने सोल्यूशन को लिख दिया। तो ये आपका जो था ये प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान देना जरा, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 3 डिजिट का नंबर है बच्चों, तो जरा ये ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कह रहा है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पढ़ते जाएं और उसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखते जाएं। अ नंबर ऑफ 3 डिजिट्स हैज 100 डिजिट 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर, जितना यहां तक देखो। पहले क्या कह रहा है कि 3 डिजिट का नंबर लेना है, तो तुम मान लो लेट द 3 डिजिट नंबर बी लेट द 3 डिजिट नंबर बी एक्स वाई और जेड। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, x इंटू 100 प्लस वाई इंटू 10 और प्लस जेड, दैट इज 100x प्लस 10y प्लस जेड। ऐसे तुम इसको लिख सकते हो। देखो जैसे मान लो तुम एक नंबर लिए हो 234, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 और प्लस ये 4, एक्सपेंड करके इसको लिख सकते हो। इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है, एक्स वाई जेड को एक्सपेंड करके इस तरीके से लिखा हुआ है। हमने पिछले भी लेक्चर में इसको बताया भी था कि क्यों एक्सपेंड करके लिखते हैं, तभी आप जो कंडीशन दिया गया है उसको आप अप्लाई करके सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए। फिर कह रहा है कि इसका जो 100th डिजिट है वो 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट है। तो ये देखो, ये वंस होता है, ये टेंस होता है और ये 100th होता है। तो इसका जो 100th डिजिट है यानी 100 डिजिट x है, ये है 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट। वो यूनिट डिजिट क्या है बच्चों, ये z है, यानी ये 4z। तो एक इक्वेशन तुमको यहां से मिल गया। ठीक, फिर आगे पढ़ो, एंड द सम ऑफ 3 डिजिट्स इज 14, यानी तीनों डिजिट्स का जो सम है वो 14 है। सम तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू तुम्हारे पास 14 है। x की वैल्यू 4z है, पुट कर दो, 4z प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 14। यहां से z और z को सॉल्व किया तो ये 5z हो गया, प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये तुम्हारे पास दूसरा इक्वेशन मिल गया। फिर देखो और क्या कहा गया है, अब कहा गया इफ द 3 डिजिट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यानी अभी जो तुम्हारे पास नंबर लिखा है वो क्या है, x y और z लिखा हुआ है। अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए यानी z y और x कर दिया जाए, द वैल्यू ऑफ नंबर इज डिक्रीज्ड बाई 594। तो वैल्यू जो नंबर का इतना डिक्रीज कर जा रहा है, यानी पहले इतना था, रिवर्स करने से डिक्रीज कर जा रहा है, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 594 के बराबर आना चाहिए। तो देखो इसको एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हो, 100x प्लस 10y और इसको प्लस z लिख सकते हो एक्सपेंड करके। इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो 100z प्लस 10y और ये प्लस x लिख सकते हो। कह रहा था कि अगर ये कर देने से नंबर डिक्रीज कर गया 594 से, तो अगर इस वाले में से इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 594 आएगा। सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन करो, तो ये हो गया 100x प्लस 10y प्लस z माइनस ये 100z प्लस माइनस माइनस ये 10y प्लस माइनस माइनस x इज इक्वल टू 594। ये y से y वाला कैंसिल हो गया, 100x में से x माइनस होगा तो ये 99x हो जाएगा, z माइनस 100z तो ये माइनस का 99z हो जाएगा, और यहां से 594 मिल जाएगा। यहां से 99 कॉमन अगर ले लेते हो तो x माइनस z इज इक्वल टू 594 मिलेगा, यानी x माइनस z इज इक्वल टू 594 डिवाइडेड बाई 99। इसको कैंसिल करोगे 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी x माइनस z की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 6 आ गई। x माइनस z की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और x की वैल्यू यहां पे कितना है, 4z। x की वैल्यू यहां पे कितनी है, 4z। तो तुम यहां से लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम
इक्वेशन 1 x की वैल्यू कितनी है 4z, तो ये हो जाएगा 4z माइनस z इज इक्वल टू 6, तो 3z इज इक्वल टू 6, तो z की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो z की वैल्यू कितनी तुमने फाइंड कर ली 2। अब देखो x की वैल्यू किसके बराबर है 4z के बराबर, तो अगर x जो है ये 4z के बराबर है तो x की वैल्यू 4 इंटू 2 यानी कि 8 आ गई, यानी x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 8 आ गई, z की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई, तो तुम्हें y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, इसी में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 नहीं, क्योंकि यहाँ y है z है तो z की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ये वाली, ठीक है, z की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू तो है ही नहीं ना वहां पे, तो हम क्या पुट करेंगे जब है ही नहीं, तो इसको हम पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इस इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, तो ये हो गया 5 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यानी 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यानी y की वैल्यू 14 माइनस 10, यानी y की वैल्यू जो यहां से आ गई वो 4 के बराबर हो गई, तो तुम्हारे पास x y और z की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 8 है, y की वैल्यू कितनी है 4 है, और z की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है। अब देखो जो तुमने 3 डिजिट का नंबर माना था, 3 डिजिट्स के जो तुमने नंबर माना था वो क्या है x y और z, तीनों वैल्यू को पुट कर दो तो ये हो जाएगा 8 4 और ये 2, यानी ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। सो द 3 डिजिट नंबर, सो द रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर बी, सो आंसर ये लिखना पड़ेगा तुम्हें, सो द रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर बी कितना आया था बच्चों 8 4 और ये 2, ये हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपने देखा कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया, सिंपल आपने पहले तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए 3 इक्वेशन बनाया और 3 इक्वेशन बनाने के बाद फिर इसको आपने सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से समझने की प्रयास करेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये एज प्रॉब्लम है, एज प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम के लिए मैं एक ऐसा चीज बताने जा रहा हूं जिससे किसी भी क्लास का किसी भी लेवल के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको नोट करके लिखिएगा कि जब भी एज प्रॉब्लम की क्वेश्चन सॉल्व करनी हो तो आपको चाहे क्वेश्चन कुछ भी दिया हो आप प्रेजेंट एज को मान लें, जैसे इसमें कहा गया है 4 इयर्स एगो, तो हमें 4 साल पहले की एज मानने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, एज प्रॉब्लम के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें मानना होगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ दिस एंड दिस बी समथिंग, प्रेजेंट एज तुमको मानना, ये तुम्हारे लिए की पॉइंट है, इसको नोट कर लो, चाहे कोई भी एज प्रॉब्लम हो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे आपके सोल्यूशन में काफी मदद मिलेगी और सोल्यूशन भी काफी आसान होगी। देखिए तो यहां पे पहले नोट लिख लो, पहले नोट लिख लो, यहाँ पे यहां लिख लो नोट, नोट लिख लो, पहले नोट लिख लो, नोट लिख लो, on age problem, on age problem we have to consider present age always, present age यानी तुमको हमेशा क्या मानना चाहिए प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज तुमको मानना चाहिए, ठीक है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं, क्या मानना चाहिए तुमको प्रेजेंट एज मानना चाहिए, चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा तुम प्रेजेंट एज ही मानोगे, देखो तुम प्रेजेंट एज ही मानोगे, ठीक है, प्रेजेंट एज ही तुम मानोगे। देखो अब क्वेश्चन कहा गया है 4 इयर्स एगो मरीना वाज 3 टाइम्स ओल्ड एज हर डॉटर, तो 4 टाइम्स इयर्स एगो भले से दिया हुआ प्रेजेंट एज मानेंगे, तो तुमने मान लिया सॉल्यूशन, लेट द present age of Marina be X and his daughter be Y, यानी उसके हर डॉटर बी Y, तुमने क्या मान लिया Y मान लिया, प्रेजेंट एज मरीना का X मान लिया और डॉटर का क्या मान लिया Y। अब जो क्वेश्चन में कहा गया है उसको करो, कंडीशन 1 लगाओ, कंडीशन 1, कंडीशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो
कंडीशन 4 ईयर एगो की बात की जा रही है, तो लिखो 4 ईयर्स एगो, यहाँ लिखो 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर एगो की बात की जा रही है। मान लो तुम्हारा एज अभी 18 ईयर्स है, तो 4 साल पहले कितना एज होगा, तो 18 में से 4 को माइनस कर लोगे। अभी प्रेजेंट एज मरीना का कितना है, x, तो 4 साल पहले कितना होगा, x माइनस 4। उनके डॉटर का परसेंटेज कितना है, y, तो 4 साल पहले कितना रहा होगा, 4 माइनस कर लेंगे यानी y माइनस 4। तो 4 ईयर एगो मरीना का जो एज होगा, मरीना का जो एज होगा ये कितना हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। और इनके जो डॉटर का एज होगा बच्चों, इनके डॉटर का जो एज होगा ये y माइनस 4 हो जाएगा। ये यानी 4 साल बाद, 4 साल पहले की जो बात की जा रही है वो ये हो गई। अब जो कंडीशन दिया गया है, 4 years ago मरीना was 3 times old as his daughter, हर डॉटर, तो मरीना जो है अपने डॉटर से 3 गुना ज्यादा है, यानी ऐसा है कुछ, मरीना इज इक्वल टू 3 times डॉटर। ये कब की बात की जा रही है, 4 साल पहले की। तो मरीना अभी 4 साल पहले कितनी थी, x माइनस 4, यहाँ 3 हो गया, ये y माइनस 4 हो गया, इसको सॉल्व कर लो, तो ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 3y माइनस 12 इधर आएगा, x माइनस 3y माइनस 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तुम्हारा पहला बन गया। ठीक है, अब देखो कंडीशन 2 अप्लाई करो। अब कंडीशन 2 अप्लाई करो। अब कंडीशन 2 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 6 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी प्रेजेंट एज से 6 साल बाद, यानी आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर्स। देखो अगर तुम्हारा अभी प्रेजेंट एज 18 है तो 6 ईयर के बाद कितना होगा, तो 18 में 6 ऐड करोगे यानी 24, यानी जब 6 साल की बात की जा रही है तो आपको ऐड करना होगा। प्यारे बच्चों क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो देखो आफ्टर 6 ईयर मरीना के एज कितना हो जाएगा, मरीना एज ये होगा x प्लस 6, और डॉटर्स एज क्या होगा, डॉटर्स एज जो होगा ये कितना माना गया था y, तो ये y प्लस 6 हो जाएगा। अब कंडीशन लगाओ, 6 ईयर फ्रॉम नाउ द मदर विल बी ट्वाइस ओल्ड एज हर डॉटर, यानी मदर जो है मरीना जो है इनसे ट्वाइस है, यानी x प्लस 6 जो होगा ये ट्वाइस ऑफ y प्लस 6 होगा। यहां से कंडीशन मिल गया x प्लस 6 इज इक्वल टू 2y प्लस का 12, इधर कर लिया तो x माइनस 2y प्लस 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया। अब देखिए x की कोफिशिएंट दोनों में बराबर है, तो किसी एक में से दूसरे को माइनस कर लेते हैं, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम माइनस करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम माइनस करेंगे। तो देखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 2 क्या है, 2 क्या है, देखो जरा 2 क्या है, अच्छा यहां देखो सही है, यहां तो ये क्या हो जाएगा 2 तो यही है x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करना हो तो सिंबल चेंज करते हो, ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये गायब, ये माइनस का y, और ये हो गया प्लस का 14 इज इक्वल टू 0, यानी y की जो वैल्यू आ गई वो 14 आ गई। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये क्या है x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x माइनस तो ये हो गया 3 इंटू 14 प्लस 8 टू 0, 14 3 जा 42 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 34। देखिए 12 में से 8 गया 4, तो यहाँ पे 3 कैरी, तो 3 इज इक्वल टू 0, यानी x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 34। ठीक है, x क्या माना था, मरीना का परसेंटेज माना गया था, y क्या माना गया था, डॉटर का परसेंटेज माना गया था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड देयर परसेंटेज, फाइंड देयर परसेंटेज, फाइंड देयर परसेंटेज। उनका परसेंटेज कितना आ गया, परसेंटेज मरीना का 34 आ गया और उनके डॉटर का 14 आ गया, तो इसको लिख लोगे। सो द परसेंटेज
सो द प्रेजेंट एज ऑफ मरीना, मरीना का जो प्रेजेंट एज होगा वो हो जाएगा 34 ईयर्स एंड हर डॉटर, यानी इनकी डॉटर का जो प्रेजेंट होगा प्यारे बच्चों, हर डॉटर इज 14 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सीख लेना है कि अगर जहां भी एज प्रॉब्लम दिखे आपको प्रेजेंट एज ही मानना है और फिर कंडीशंस को अप्लाई करते हुए आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे। कॉन्सेप्ट तो इसका जो है ही है, कैलकुलेशन भी बहुत इसका लेंथी है। तो क्वेश्चन को पेशेंसली सॉल्व करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। देखो कह रहा है अ शॉपकीपर सेल्स अ टेबल एट 8% प्रॉफिट एंड अ चेयर ऑफ 10% डिस्काउंट। इस लाइन में भी एक ट्रिक है, लाइन में भी एक ट्रिक है। देखो इसको ये 8% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो जब भी तुम्हें प्रॉफिट फाइंड करना होता है तो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। देखो प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस, इस चीज को नोट कर लो जरा। प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। जैसे मान लो मैंने किसी सामान को 100 रुपए में खरीदा, अगर 120 रुपए में बेच दिया तो मेरी प्रॉफिट क्या होगी, 120 माइनस 100 यानी कि 20। तो हमने अपनी जो प्रॉफिट फाइंड की किस पे फाइंड की, कॉस्ट प्राइस पे। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया, यानी जब भी प्रॉफिट की बात की जाती है तो वो हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे ही लेते हैं। तो ये लिखा है प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। अगले लाइन पे डिस्काउंट दिया हुआ है, बताओ जरा डिस्काउंट किस चीज पे होती है। क्या डिस्काउंट सेलिंग प्राइस पे होती है, क्या डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस पे होती है? तो आंसर होगा नो। जैसे अगर हमने कोई सामान 100 रुपए का खरीदा है और उस पर हमने मार्क प्राइस कर दिया 200 रुपए और फिर हमने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे मिल रहा है, मार्क प्राइस पे। जब भी आप जाते हैं शॉप पे तो देखते हैं कि 200 रुपए का सामान है, 10% का डिस्काउंट है, तो हमेशा 200 का 10% माइनस करते हैं जो कि 20 रुपीज होगा और फिर 180 रुपए दे रहे हैं। तो ये जो 180 रुपए ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, और जितने में वो खरीदा होगा वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। मोटी मोटा बात यह है कि डिस्काउंट इज ऑलवेज टेकन ऑन मार्क प्राइस, यानी जब भी आप मार्क प्राइस लेंगे तो वो कहां पे मिलेगा, जब भी आप डिस्काउंट लेंगे तो वो मार्क प्राइस पे मिलेगा। इस पॉइंट को भी लिखेंगे कि डिस्काउंट इज ऑलवेज टेकन ऑन मार्क प्राइस, यानी डिस्काउंट इज ऑलवेज टेकन ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, या फिर इसको लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, जो इस पे लिखा रहता है लिस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन पढ़ो। A shopkeeper sells a table 8% profit and a chair at 8% discount, thereby he getting इतना, इसको इतना रुपए मिल रहा है। If he had sold the table at 10% profit, अब टेबल को 10% प्रॉफिट पे और चेयर को 8% डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो इसको 20 रुपीज ज्यादा मिल रहा है। यानी पहले इनको अगर 1008 मिल रहा था तो इनको अब 1028 मिल रहा होगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, एंड द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस जो कि हमने बताया कि डिस्काउंट हमेशा कहां लिया जाता है, लिस्ट प्राइस पे। तो जो फाइंड करना पहले उसको मान लो, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल बी एक्स एंड लिस्ट प्राइस ऑफ टेबल बी वाई। बहुत पेशेंसली देखना, बहुत ही लंबा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन का। देखो जरा सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल बी एक्स एंड मार्क प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस ऑफ चेयर बी, क्योंकि इस पे डिस्काउंट दिया गया इसलिए यहां पे इसको लिस्ट प्राइस लेना पड़ेगा, ये वाई। अब दो कंडीशन यहां पे दिया गया है बच्चों, यहां पे क्या दिया गया, दो कंडीशन यहां पे दिया गया है, दो कंडीशन यहां पे दिया गया है। पहला कंडीशन मैं लिखता हूं, कंडीशन वन यहां पे हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग। टेबल को 8% डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, यानी ये जो टेबल है, टेबल को 8% डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, टेबल को 8% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, टेबल को 8% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, प्लस
चेयर को 10% डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, यानी चेयर जो है ये 10% डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है। तो जो टोटल मनी आ रही है इनको मिल रही है, उनको कितना मिल रही है, 1008 के बराबर मिल रही है। कंडीशन नंबर 2 की अगर बात करें, कंडीशन नंबर 2 की बात करें तो इसको इंटरचेंज कर दिया गया है। कंडीशन नंबर 2 की बात करें, अब की बार टेबल को 10% के प्रॉफिट पे बेचा गया, यानी टेबल जो है, टेबल ये 10% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, प्लस चेयर को 8% डिस्काउंट पे, यानी चेयर पे जो है ये 8% की डिस्काउंट पे बेची जा रही है। तो अब जो मिल रहा है वो 20 मोर मिल रहा है, ही विल गेट 20 मोर। तो 20 मोर का मतलब 1008 प्लस 20 यानी 1080 हो जाएगा, यानी ये सॉरी 1028 इतने में बेच रहे हैं। ठीक है, तो जरा हम इस दोनों कंडीशन को अप्लाई करें। दोनों कंडीशन को अप्लाई करते हुए हम x और y में दो इक्वेशन फाइंड आउट करें, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड करें, और जो x और y की वैल्यू होगी फिर वही आपकी सोल्यूशन होगी, क्योंकि आपने टेबल की कॉस्ट प्राइस क्या मान लिया है x, और चेयर की लिस्ट प्राइस आपने मान लिया है y। तो देखो कैसे करने जा रहे हैं इसको, कंडीशन लगाओ। कंडीशन अलग अलग मैंने लिखा हुआ है, देखो टेबल 8% प्रॉफिट पे है, टेबल का प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या है x, तो टेबल के लिए अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो ये होगा सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू 1008। ठीक, तो सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर क्या होगा, प्रॉफिट 8% का है तो इसका कॉस्ट प्राइस हमने x माना हुआ है, तो ये x हो गया, प्लस प्रॉफिट 8% यानी 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यही तो इसकी सेलिंग प्राइस हो रही है कि x हो गया इसका कॉस्ट प्राइस और 8% का प्रॉफिट है तो इसको मैंने ऐड कर लिया 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर, तो सेलिंग प्राइस क्या माना हुआ हमने चेयर का y, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को माइनस करना पड़ता है, और 10% का डिस्काउंट है तो 10%, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है या लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है इतना, और ये जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 1008 के बराबर। और सॉल्व करें इसको तो ये x प्लस परसेंटेज को हम अगर चेंज करते हैं तो 800 होता है, कॉस्ट प्राइस आपके पास x था, ये एक ब्रैकेट में, प्लस y माइनस 10/100 कर लेंगे, और ये क्या होगा, मार्क प्राइस का y माना हुआ है, और ये किसके बराबर है, 1008 के बराबर। अब इसको सॉल्व करें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 100x और ये मिलके 100x, और इसको मिला लिया जाए तो 8x और अपॉन ये 100 हो जाएगा। और अगर इसको देखा जाए तो ये 100 माइनस 10 यानी कि 90, यानी कि ये 19y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1008। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी, और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ये 108x रहेगा और ये 90y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1008, और ये 2 जीरो और इधर जाएगा 100, क्योंकि अपॉन 100 लिखे रहे होंगे, फिर 100 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, ये मिल जाएगा। अब अगर कुछ कॉमन देखें तो कॉमन यहां से हम 9 ले सकते हैं, तो 9 अगर यहां से हम कॉमन लेते हैं तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 12 8 108 हो, तो 12 9 108 भी होता है, तो ये x हो गया, और यहाँ पे 10y इज इक्वल टू 1008 और 00। अगर हम इसको 9 से डिवाइड करें तो देखो जरा, 1008 को अगर 9 से तुम डिवाइड करते हो तो 9 1 जा 9, बच गया 1, ये 0 आ गया, 9 1 जा अगेन 9, फिर यहाँ पे 1, ये 8 आ गया, 9 2 जा यानी 112, तो ये इससे कट करोगे तो कितना होगा, यानी कि 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 112 और 00 ये था तो 00, ये इक्वेशन नंबर पहला बनेगा तुम्हारा। तो कितनी पेशेंसली इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके ये एक इक्वेशन यहां से ऐसे बनाएंगे पहले। अब दूसरे कंडीशन पे आओ जरा, और दूसरे कंडीशन को अप्लाई करो, अब दूसरे कंडीशन पे आओ और दूसरे कंडीशन को अप्लाई करो। ठीक है, टेबल 10% के प्रॉफिट पे है तो x प्लस 10% ऑफ x प्लस ये हो गया, ये टेबल का हो गया चेयर y
-8% ऑफ y कर लिया, क्योंकि डिस्काउंट है तो माइनस करना पड़ता है, और ये 1028 के बराबर आ गया। तो ये करोगे तो x प्लस 10/100x, और ये करोगे तो ये होगा y माइनस 8/100 इंटू y और इज इक्वल टू 1028। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 110x/100, और ये होगा 100 में से 8 जाएगा तो 92y/100 इज इक्वल टू 1028। ठीक है, दोनों में बेस सेम है, दोनों में बेस सेम है, तो दोनों में अगर बेस सेम है तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं 110x प्लस 92y/100, और इधर जो लिखोगे 1028 लिखोगे, ये इधर चला जाएगा तो 1110x प्लस 92y इज इक्वल टू 1028, और ये उधर जाके 100 हो गया। कॉमन की बात करें बच्चों तो 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 55, क्योंकि 55 होगा ये, और ये x, और यहाँ देखोगे तो कितना होगा, 4 बार में 8 हो गया 6, ये y, और ये 1028 इंटू 100 लिखा है। ये 2 से इसको कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर दो, ये होगा 50x प्लस 46y। देखो बच्चों कैलकुलेशन लंबा जा रहा है, परेशान नहीं होंगे, 5 1 और ये 4 और ये 00। ठीक है, ये तुमने निकाल लिया, यानी तुम्हारे पास एक इक्वेशन ये मिल गया और तुम्हारे पास एक इक्वेशन ये मिल गया। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को चाहो तो और छोटा कर सकते हो, 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा देखना जरा, तो ये होगा 6x प्लस 5y, और ये 11200 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, जो कॉमन लिया इसे डिवाइड कर देगा, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 5 2 10 बचा 12, फिर 2 5 10 12, फिर ये 2 5 10, फिर ये 12 हो गया, तो इसको तुम डिवाइड कर सकते हो, 2 5 10 बच गया 1 12, फिर 2 5 10, फिर 2 बच गया, फिर 2 6 सॉरी, हाँ ये गड़बड़ हो रहा था, देखो जरा इतना लंबा कैलकुलेशन है ना ये, तो गड़बड़ कर दे रहा है। 2 5 10, फिर यहाँ पे बच गया आपका 6, तो ये 6 और ये 00 है तो 00, ये होगा, यानी क्या होगा 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 6। एक बार देख लेते हैं, नहीं तो गलत अगर हो गया तो फिर सारा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 5 10 बचा यहाँ पे 1 6, यानी कि 12 हो गया, 6 बार में 12, फिर 00 लिख दिया, यानी ये इक्वेशन। अब क्या करो ना भाई, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो और x की वैल्यू लाके वहां पुट कर दो, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, x की वैल्यू फाइंड करें, y की वैल्यू फाइंड करें, x की करते हैं, तो यहाँ से 6x इज इक्वल टू 5600 माइनस 5y, यानी x की वैल्यू 5600 माइनस 5y अपॉन 6 कर लिया। इस वैल्यू को लाके यहाँ पुट करेंगे, इस वैल्यू को लाके यहाँ पे x की पोजीशन में पुट करते हैं, बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन, 55 ये हो गया 5600 माइनस 5y अपॉन 6 प्लस 46y इज इक्वल टू 512 और ये 00। ठीक है, अब क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 55 का 56 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 55 इंटू 56, ठीक है, 55 इंटू 56, 55 इंटू 56, तो 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 5 जा 25 और 3 28, और इसका फिर करेंगे तो 280, तो ये 0 8 8 टू 10 और 3080, कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पे 3080 आ रहा है, और 00 और बढ़ाएंगे तो 3080 और 00 पहले से बढ़ाएंगे, इसका इससे करेंगे तो 5 5 जा 5 और 5 जा 25 कैरी 2, 5 5 जा 25 और 2 27, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया y अपॉन 6, और ये हो गया 46y इज इक्वल टू 51400। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो यही होगा 3080 और 00, इसका किया तो 275y, अब इसका इससे करोगे तो 6 6 36। ठीक है,
और 6 4 द 24 और 3 27, तो ये 27 और ये y हो गया, और नीचे 1 होगा, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 6 होगा, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 51400 इंटू 6, यही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8, और 6 5 जा 30, 3080 और 00 यहाँ पे है, ठीक है, 00 यहाँ पे भी है। तो अब देखो, अब इसको मैं क्या करता हूँ ना, उस साइड भेज देता हूँ, तो यहाँ से इसको, ये बड़ा वाला है, बड़े वाले में छोटा गया तो यहाँ y बचा, और उधर 6084000 माइनस 308000, तो ये y की जो वैल्यू आ गई, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 0 गया तो ये 4, और ये 0, यानी कि y की जो वैल्यू आ जा रही है कितनी आ जा रही है, 4 आ जा रही है। यानी इतना करने के बाद हमने y की वैल्यू फाइंड करी। अब y की वैल्यू अगर यहाँ फाइंड पुट कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो x इज इक्वल टू 5600 माइनस 5 इंटू 400 और बाई 6 कर दिया, यानी x की जो वैल्यू हो गई 5600, 4 5 20, यानी ये 22,000 हो गया, अपॉन 6 कर दिया, यानी यहां से जो x की वैल्यू आ गई वो हो गई 00 और 26 नहीं 3600 बाई 6, यानी ये जो आ गया ये हो गया 600, यानी यहां से हमने फाइंड कर लिया कि जो x की वैल्यू होगी प्यारे बच्चों वो 600 होगी, और यही हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चों। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है फाइंड द लिस्ट कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को तुमने क्या माना था x, कॉस्ट प्राइस को तुमने क्या माना था x, तो x की वैल्यू तुमने फाइंड कर लिया और y की वैल्यू भी फाइंड कर लिया, तो x की वैल्यू कितनी थी 600 और y की वैल्यू कितनी थी 400, यानी जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 600 हो जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो 600 हो जाएगा। लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ, किसकी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस किसकी फाइंड करनी थी, सो द कॉस्ट प्राइस, सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, टेबल भी 600, ठीक है, भी कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, टेबल इज इक्वल टू 600 रुपीज, एंड मार्क प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस ऑफ चेयर, ये कितना आ गया प्यारे बच्चों ₹400। तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, तो ये अब तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया हमने देखा कि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, इसको सॉल्व करते हुए हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करते करते फिर ये जाके अब आंसर मिला है, देखो अभी और ऊपर ही है ये, तो तुम इसको देख लो बस, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या हमें पढ़ना है। देखो सॉल्यूशन, बस पेशेंस बनाए रहो इस क्वेश्चन के लिए। द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ कंप्लीट रोज, ठीक है, सपोज करो ये तुम्हारे क्लास का रोज है, ऐसे रोज ये है, बच्चों को इस तरीके से रोज में खड़ा किया जा रहा है, ऐसे ऐसे रोज में खड़ा किया जा रहा है, ठीक है, कितने रोज है नहीं पता है हमें, डॉट डॉट कर दिया, और एक रो में कितने स्टूडेंट है ये भी नहीं पता है, एक रोज में कितने स्टूडेंट है ये भी नहीं पता है, कितने स्टूडेंट है ये भी हमको नहीं पता है कितने स्टूडेंट है, लेकिन बच्चों को रोज में क्लास में ऐसे खड़ा कर दिया जा रहा है, ठीक है, ऐसे बच्चों को यहाँ पे खड़ा कर दिया गया, ये जो गोल गोल सा ना ये स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको हम डॉट डॉट कर दे रहे हैं क्योंकि हमको पता नहीं है कितने स्टूडेंट्स हैं। द स्टूडेंट इन अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ कंप्लीट रोज, तो मान लो कि जो ये रोज है ना ये x रोज है, लेट द नंबर ऑफ रोज बी x, लेट द नंबर ऑफ रोज बी x, तुमने क्या मान लिया कि जो रोज के नंबर में कितने हैं x, और ये मान लो कि एक रोज में जो स्टूडेंट्स हैं ये कितने हैं y, यानी द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, यानी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, इन ईच रो बी y, यानी इधर कितने बच्चे हैं एक रो में y बच्चे हैं। अब देखो
मान लो तुम्हारे क्लास में 6 रोज थे और एक रोज में 10 बच्चे थे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे पता चलेंगे? रोज को एक रो में कितने बच्चे उससे मल्टीप्लाई कर लो। एक रो में 10 बच्चे हैं तो 10 को अगर तुम 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60, यानी टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे? 60 आ जाएंगे। तो यहां पे तुमने रो कितना माना हुआ है? x, एक रो में बच्चों को कितना माना है? y, तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स होंगे प्यारे बच्चों को कितना होगा? तो ये मल्टीप्लाई कर लोगे x इंटू वाई, यानी x इंटू वाई हो जाएगा। यानी सो यहां लिखो, सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? x इंटू वाई, यानी रो कितने हैं और हर रो में बच्चे कितने उसको अपने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। इतना काम पहले कर लेना है, ठीक है। अब जो कंडीशन दिया गया है अब उसको कंप्लीट करो। अब जो कंडीशन दिया गया, यानी कंडीशन यहां से है, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन रो, पहले रो में कितने लोग थे? y, अब रो में कितने हो गए? एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गए, तो लिखोगे ऐसे ना, कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन 1, जो कंडीशन 1 है इसको हम लगा रहे हैं कि इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन इच रो, यानी अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट रो में कितने हो गए? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो, एक रो में कितने स्टूडेंट होंगे? तो एक ऐड करोगे। क्यों एक ऐड करोगे? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन दिया है। तो एक पहले एक रो में कितने लोग थे? y लोग, अब कितने होंगे? तो ये हो गया y प्लस 1। देयर वुड 2 रोज लेस, तो रोज की संख्या, सपोज करो तुम्हारे क्लास में 60 बच्चे फिक्स हैं, तो अगर हर रोज में बच्चों को इंक्रीज कर दोगे तो रोज की जो संख्या है वो तो कम हो जाएगी ना। तो रोज की संख्या कम हो जा रही है और रोज कितने हो जा रहे हैं? 2 कम हो जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ रोज जो आ गया वो कितना आ जाएगा? पहले कितने रोज माने गए थे? पहले रोज माने गए थे x, अब कितने हो जाएंगे? तो x और कितना कम हुआ है? ये 2, यानी x माइनस 2 हो जाएगा। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो और जो पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो दोनों आपस में बराबर होगा। इस चीज को नोटिस करिए, आपके क्लास में 60 बच्चे हैं, उनको अगर सफल करके अरेंज कर दें तब भी जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो सेम होंगे। तो पहले कितने स्टूडेंट्स थे? एक्स वाई, ये करने के बाद भी कितने स्टूडेंट होंगे? तो वो भी एक्स वाई होगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसको बराबर कर सकते हैं, ये वाला मल्टीप्लाई करिए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले निकालिए। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा? ये होगा y प्लस 1 और यहां पे हो गया x माइनस 2 और ये किसके बराबर हो जाएगा? xy के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहले के स्टूडेंट्स और अब के स्टूडेंट्स बराबर होंगे। सॉल्व कर लें अगर तो यहां से होगा xy, फिर यहां से इसको करेंगे तो माइनस का 2y प्लस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू x और y, xy से xy कैंसिल हो गया, अरेंज कर लिया, x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ये पहला इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। पहला कंडीशन लगा के हमने पहले इक्वेशन को फाइंड किया, अब दूसरा कंडीशन लगा के हम दूसरे को फाइंड करेंगे। देखो अभी तक हमने यहां तक का काम कर लिया, अब यहां से कर रहे हैं इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन ईच रो। अब कंडीशन 2 अगर यहां मैं लिखता हूं, कंडीशन 2 कह रहा है कि इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन ईच रो, अब हर रो में से एक स्टूडेंट को कम कर ले रहे हैं। पहले कितने थे? y, अब कितने हो जाएंगे कम करने के बाद? y माइनस 1। तो लिख सकते हो अगेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितना हो जाएगा भाई? देख लो कितना हो गया, 1 कम। तो पहले कितने थे हर रो में बच्चे? y, तो अब कितना हो जाएगा? y माइनस 1 हो जाएगा। देयर वुड बी 3 रोज मोर, अब 3 रो ज्यादा हो जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ रोज जो हो जाएंगे ये 3 रोज ज्यादा हो जा रहे हैं, 3 रोज ज्यादा हो जा रहे हैं। तो पहले x था तो ये x प्लस 3 होगा। अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोगे, इनको मल्टीप्लाई करने से मिलेगा जो कि y माइनस 1 और ये x प्लस 3 हो गया। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि अगर बच्चों को हम सफल करके इधर उधर बैठा दें तो बच्चों की संख्या चेंज नहीं होगी, जो पहले थी वो भी अभी होगी।
तो पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स वाई थे, तो अभी भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे एक्स वाई, यानी y माइनस 1 और x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। यहां से एक्स वाई मिल गया प्लस का 3y माइनस एक्स और माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई गायब, 3y माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन में देखा जाए तो अगर इसको अरेंज कर लें थोड़े अच्छे से, तो माइनस एक्स ये प्लस में है तो 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। पहले इक्वेशन को और दूसरे इक्वेशन को ऐड कर लो प्यारे बच्चों, पहले इक्वेशन को और दूसरे इक्वेशन को ऐड कर लो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग करोगे तो x का कोफिशिएंट सेम है लेकिन सिंबल अलग है, कट जाएंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर लिया, माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 गायब हो गया। ये हो गया आपका बच्चों y, ये क्या हो गया y, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस कर लिया, और ये कितना हो गया 3 माइनस यानी कि सॉरी माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। x की वैल्यू कैसे पता चलेगी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो x माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 5 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां से x की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी 12, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 12, यानी x की वैल्यू मिल गई 12 और y की वैल्यू मिल गई 5। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू कितनी मिल गई 12, यानी x हर में कितना माना था x, तो ये x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू कितनी मिली थी 12, देख लेते हैं, x की वैल्यू 12 है, x की वैल्यू 12 है, तो x की वैल्यू कितनी मिली है 12 और y की वैल्यू कितनी मिली है 5। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे पता चलेंगे, मल्टीप्लाई कर लें, तो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 12 इंटू 5 यानी कि 60, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो 60 स्टूडेंट्स के बराबर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आपको बता दिया जाए, आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वीडियो को जो भी पीडीएफ होगा वो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक में पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जिससे इस वीडियो की मदद उनको भी मिल सके, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमें भी कुछ मदद मिल सके। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे के लेक्चर में कुछ और बचे हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।